हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं परवीन धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरमैन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम के मात्र 3 डेज आपके बचे हुए हैं। आज के डे को अगर काउंट कर लें तो आपके 4 डेज बचे हुए हैं। और इस साथ साथ आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस फेस्टिवल पे आप अच्छे से मेहनत करेंगे और एक प्लेज लेंगे, एक वो लेंगे, एक आपका शपथ लेंगे कि आप मेहनत करेंगे और अपने ड्रीम को ज़रूर पूरा करेंगे और हमेशा आप अपनी लाइफ में बाउंस बैक करेंगे। डिफ़िकल्टीज हमेशा आपकी लाइफ में रहेंगी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हमेशा आपकी लाइफ में रहेगी। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हर किसी की लाइफ में रहती है, आपकी लाइफ में नहीं, वो हर किसी की लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती ही रहती है। हमें हमेशा उसका सॉल्यूशन देखना है। हमें बिल्कुल काम माइंड से, बिल्कुल शांत दिमाग से उसका सॉल्यूशन देखना है, उसके ऊपर काम करना है। किसी भी डिफ़िकल्टी से आपको घबराना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है। और अगर कोई गिर भी जाता है तो उसको बाउंस बैक करना है, उसको दोबारा उठ खड़ा होना है पूरे जोश के साथ, और वो सक्सेस ज़रूर होगा। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और जो हमने टारगेट लिया था, आज से 2 साल पहले हमने टारगेट लिया। कुछ बच्चे 2 साल से भी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे 1 साल से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं। हमने टारगेट लिया था इंग्लिश को ईजी बनाने का। इंग्लिश इज ईजी, इस स्लोगन के साथ हमने काम किया था कि इंग्लिश आसान है, और उसको काफ़ी हद तक हमने आसान बनाया भी है। जिन लोगों ने क्लासेस पूरी देखी हैं, ग्रामर है, वोकैब है, सैकड़ों क्लास आपको दी गई, हज़ारों वर्ड्स आपको वोकैब के करवाए गए, प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं ग्रामर की, वोकैब की, हर एक चीज़ की, जिसको आप देख सकते हो। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और 16 जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और बहुत ईजी सा एक पैसेज है, और पैसेज ईजी ही रहता है अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका पैसेज जो है, जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है ज़्यादा, वो इजी है, वो मुश्किल नहीं है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पैसेज है जिसको हम लास्ट में करेंगे। पैसेज को हमेशा हम लास्ट में करते हैं। आपको एग्ज़ाम में भी पैसेज को लास्ट में करना है। इस सजेशन को आप फॉलो करना, आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो टारगेट हमने लिया था 20 में से 20 नंबर लेने का, उसको पूरा करने का समय आ गया है। अब बहुत ज़्यादा मेहनत बचे हुए टाइम में हर एक चीज़ को रिवाइज करने का समय आ गया है जो आपने अभी तक पढ़ा है, और प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो फिल इन द ब्लैंक के तौर पे है, और वो क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है वो? प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है। और मैंने जब आपको प्रोनाउन करवाया था वहाँ भी एक कंसेप्ट आया था कि कुछ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ये जो अवेल यहाँ पे लिखा हुआ है, अवेल मीन्स किसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना, जो मौका आपको मिला है प्रिपरेशन करने का, जीवन में आगे बढ़ने का, उसका आप बेनिफिट ले रहे हो, उसको आप वेस्ट नहीं कर रहे। तो अवेल का मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। और ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखोगे अवेल के साथ ऑफ को फिक्स किया गया है। जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने आपको करवाए और पीडीएफ भी आपको दी गई थी, ठीक है, उसमें आपको बताया था कि अवेल के साथ ऑफ लगता है, और एग्जाम में फिक्स्ड प्रीपोजिशन जरूर आने वाला है। ये बात आप लिख के ले लीजिए गारंटी के साथ। ठीक है। अवेल अवर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग एरर के लिए। ये वर्ड स्पेलिंग एरर में आएगा, या तो पी को सिंगल कर देगा, डबल पी को सिंगल कर देगा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, या किसी वाउल में हेर फेर कर देगा। किसी जो वाउल हमारे हैं 5 वाउल्स, उसमें कुछ गलती कर देगा। आगे देखो, एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आवर वे। जो हमारे रास्ते में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए, उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 2 फिलर्स यहाँ पे हैं, और 2 फिलर्स एक ही क्वेश्चन में 2-2 फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आने के चांसेस हैं। ये आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नंदिका वॉज म्यूजिंग फिलिंग द ब्लैंक मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, और मैंने बताया फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज के साथ ऑन यूज होता है। क्या यूज होता है? ऑन यूज होता है। तो यहाँ पे ऑन यूज होगा। क्या बोल रहा है? म्यूज ऑन का मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना। कई बार हम अपनी लाइफ का जो हमारा पीछे चला गया है उसके ऊपर चिंता करते हैं, विचार करते हैं, वही म्यूज ऑन होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? शी बनेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो एक बार गो थ्रू हो जाइए, उनमें से 2-3 बार गो थ्रू हो जाइए, आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा। ठीक है।
यहाँ पे देखो, ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, फिलिंग द ब्लैंक, ऑल गुड पीपल्स शुड फॉलो देम। पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, शिष्य जिसको बोलते थे, चेले जिसको बोलते थे, गुरु चेला, चेले जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो 7 नंबर का हमें देखना है क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो भाई, हर एक स्कूल जो है उसके अपने 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 कुछ रूल्स होते हैं, हर एक चीज़ के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, एंड ऑल गुड पीपल, और सभी अच्छे स्टूडेंट्स को उनको फॉलो करना चाहिए। ये एडवाइस है, शुड आता है एडवाइस के लिए, और यहाँ पे क्या आएगा, एंड यूज होगा। एंड यू क्या करता है, एंड जो कंजक्शन है, ये क्वेश्चन कंजक्शन का क्वेश्चन है। एंड कंजक्शन जोड़ता है सेम चीज़ों को, और बट जोड़ता है अपोजिट चीज़ों को। जब कॉन्ट्ररी चीज़ें होती हैं, जब अपोजिट चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हमें बट लगाना पड़ता है, और चीज़ें जब सेम होती हैं तो हमें वहाँ पे एंड यूज करना पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे, सी इज ब्यूटीफुल, फिलिंग द ब्लैंक, ब्रेव, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कंजक्शन का ही क्वेश्चन है। और देखो, ब्यूटीफुल क्या है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है, और ब्रेव भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। दोनों सेम ही क्वालिटीज हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सेम चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड यूज करना पड़ता है। ये बात आपको देखना पड़ेगा, ये आपको क्या देखना पड़ेगा, एंड यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो 8th का आंसर बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, सम पीपल, यहाँ पे क्या करना है, देखो जरा, डिटरमाइन द क्लोज हाईलाइटेड इन द अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जिसको अंडरलाइन किया गया है, जिस पार्ट को, बिकॉज दे कैन, इसको अंडरलाइन किया गया है, ये हमें बताना है कौन सी क्लोज है। नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या फिर ए और सी दोनों हैं। देखो भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो क्लोज वाला कंसेप्ट है, अगर आपके कंजक्शन अच्छे से आपको आता है, आपको अगर सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन आता है, इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करते हैं जब नाउन का, तो उसको नाउन क्लोज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करते हैं एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करते हैं एडवर्ब का, तो उसको एडवर्ब क्लोज बोलते हैं। और ये सब ऑर्डिनेट क्लोज के ही पार्ट हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोज के ही पार्ट हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। और सबऑर्डिनेट जब आपका कंजक्शन आती है, सबऑर्डिनेट जब कंजक्शन होती हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे हमने सेंटेंस पढ़े थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो तो कंपाउंड बनता है, और अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी होती हैं, उसकी याद करने के लिए एक बार कभी मैंने बताया था, फैन बॉयज। फैन बॉयज एक एक्रोनिम है, एफ स्टैंड फॉर फॉर, ए स्टैंड फॉर एंड, इस हिसाब से एन स्टैंड फॉर नोर, एफ इस टाइप से मैंने बॉयज, बी से बट बनता है, ओ से और बनता है, वाई से यट बनता है, एस से सो बनता है। तो फैन बॉयज के नाम से मैंने याद करवाया था। ये कंपाउंड कंजक्शन होती है, ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जिनसे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऐसी होती है जिनसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे भी आ जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कुछ, या कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, तो मैंने बता दिया, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखो, some people buy expensive car simply because they can, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन बताया गया है, why। ठीक है भाई, कुछ लोग जो है ना एक्सपेंसिव कार खरीदते हैं सिंपली बिकॉज, क्योंकि वो खरीद सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, मनी है, पैसा है, तो वो खरीद सकते हैं। तो ये जो वाई है, क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। क्यों, उनको पर्पज़ तो यहाँ पे नहीं दिखाया गया, वे बताए वो खरीद सकते हैं, मतलब उनके पास पैसा है, रीज़न बताया गया है। और ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ पर्पज़ लगा लो, एडवर्ब ऑफ रीजन है ये है। तो ये एडवर्ब क्लोज होती है। ये क्या होती है, एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि 4 टाइप की क्लोज होती है नॉर्मली। या तो जो मैनर के बारे में बताएगा, कोई काम कैसे होता है, तो उसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, हाउ, कोई काम कैसे होगा इस। ठीक है, कोई काम कब होगा, जो वैन का रिप्लाई करेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। ऐसे टाइप से मैंने आपको एडवर्ब करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यूजिंग ए ब्रश और स्पेशल पेन। ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। यहाँ पे देखो क्या होगा, अच्छी हैंडराइटिंग बनाना, ब्रश के या कोई स्पेशल पेन का यूज करके, ब्रश का यूज करके बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनाना। ठीक है, तो ये आप देखते हो, कोई भी वॉल देखते हो, वॉल पेंटिंग होती है तो कितनी सुंदर सुंदर लिखा होता है,
तो उन लोगों के पास क्या होती है, कैलीग्राफी, उनका एक्सपीरियंस है, वो बार बार वही काम कर रहे हैं, तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे एक रूट वर्ड है कैली। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। जब मैंने आपको वोकैब करवाई है मोर देन 7000 वर्ड्स, 7000 से ज़्यादा वर्ड्स मैं आपको करवा चुका हूँ अलग अलग प्लेलिस्ट में। अगर आप काउंट करने बैठ जाओगे तो इतने इससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो कैलीग्राफी, तो ये जो कैलीग्राफी होता है, ठीक है, ग्राफ मतलब लिखना और कैली मतलब सुंदर, सुंदर हैंडराइटिंग के बारे में बात होती है, तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए वर्ड मेड ऑफ इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी बात हो रही है, जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जिसको हम एक्रोनिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोनिम। जैसे मान लो जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हो, आपको अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलना तो आप शॉर्ट में MLA बोल देते हो, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ पुलिस को SP बोल देते हैं, इन्हीं को हम एक्रोनिम बोलते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म हमारी होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रोनिम बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही इनिशियल लेटर का यूज करके, बस जो कई सारे अगर एक पूरा फ्रेज है उसमें से जो पहले इनिशियल लेटर्स हैं उन्हीं का यूज करके हम लोग वहाँ पे इनको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका इडियम फ्रेज वाला है, ये ईडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। जिसको अंडरलाइन किया गया है उसमें वो एक ईडियम है, उसका मीनिंग आपको बताना है। हिज ब्लड रैन कोल्ड, हिज ब्लड रैन कोल्ड का देखो हम कई बार ये क्या बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया, वो डर के मारे उसका खून जम गया, ठीक है। खून जमने का मतलब वो डर गया है, बहुत ज़्यादा डर गया है। ही वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब क्या है, डर जाना। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया था, इसलिए क्या हो गया, जब उसने सुना कि उसके अंकल का मर्डर कर दिया गया है। अम्यूज्ड, यहाँ पे बाकी वर्ड भी सीख लो। फ्राइटन का मतलब डरना होता है, अम्यूज का मतलब एंजॉय करना होता है, डिस्गस्ट का मतलब कोई चीज़ बहुत ही बेकार जो आपको लग रही है, हेटफुल लग रही है। डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड होता है, डिमोरलाइज निराश होता है, तो होता है उसको डिप्रेस्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, आगे आप देखोगे यहाँ पे एक और ईडियम है। सेंटेंस के अंदर ही कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है और वो ईडियम है, उसका मीनिंग आपको बताना है। दिस इज सो सिंपल दैट इवन ए मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। कोई चीज़ इतनी सिंपल है कि जो गली का आदमी है वो भी इसको समझ सकता है। इसका मतलब जो एक आम आदमी है, ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है जो एक आम आदमी होता है जो गली में घूम रहा है, वो भी इस कंसेप्ट को समझ सकता है। इतने अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाई गई है कि गली का आदमी भी इसको सीख सकता है, इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को। इतना इजी मैंने बनाने की कोशिश की है, वो चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैब हो, चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो, चाहे बेसिक्स से आपको करवाया गया है, आपकी नींव मजबूत की गई है, हर एक चीज़ को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण आदमी भी इंग्लिश सीख सकता है हमारी क्लास देख के, ठीक है। हमारी क्लास देख के आम आदमी भी इंग्लिश सीख सकता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, आस्क हिम फिलिंग द ब्लैंक ही इज़ रेडी और नॉट। पूछो उससे कि वो तैयार है या नहीं। जब हमने कंजक्शन पढ़ा था, कंजक्शन हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि वेदर का पेयर और या और नॉट से बनता है। वेदर जो इफ़ और वेदर आप पढ़ते हो नरेशन के अंदर, जब इंटीग्रेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग बनाते हैं वहाँ पे आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि वेदर का पेयर और या और नॉट से बनता है। आस्क हिम, उससे पूछो कि वो तैयार है या नहीं है किसी काम के लिए, किसी काम के लिए रेडी है या नहीं, तो वेदर यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी ये वेदर तो मौसम होता है, ये वीदर आप देख लेना, ये वीडर कुछ मीनिंग चेक कर लेना, इन बाकी ऑप्शंस के भी मीनिंग आप चेक कर लेना। द टीचर्स एसोसिएशन विल फिलिंग द ब्लैंक द रेगुलेशंस। जो टीचर एसोसिएशन है वो अडेप्ट कर रही है रेगुलेशंस को, जो उनको रेगुलेशंस मिले हैं, जो उनको रूल्स, सेट ऑफ रूल्स उनको मिले हैं, वो उनको अडेप्ट कर रही है। क्या कर रही है, उनको अडेप्ट कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस है। दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है, पहले ही पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस की पहचान के लिए मैंने आपको बताया है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, WEAR, वियर, वोर, WORE और WORN। WEAR, वियर, वोर, वॉर्न। तो वियर, वोर, वॉर्न,
ठीक है। तो वियर वोर वोर्न ये पहनना होता है, ये क्या है, पहनना। और ये शर्ट जो है मेरे द्वारा अब मैं इसको नहीं पहन सकता, ये शर्ट अब मैं वो ज़्यादा नहीं पहन सकता। कोई शर्ट पहनते मान लो आपको 10 साल हो गए हैं और आपकी मम्मी बोल रही है बेटा आप भी पहननी पड़ेगी, नहीं अब मैं नहीं पहनूंगा मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ अब मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि सामने वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, उसके बाद आप वहां पे कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जरा, काफी आसान सा है। बाई मी का यहाँ पे आई हो गया है, मॉडल तो सेम रहेगा, एक्टिव पैसिव से मॉडल चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निशा टोल्ड मोनिका व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वीयरिंग। निशा ने मोनिका को बोला कितनी सुंदर ड्रेस तुम पहनी हो। ठीक है, लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं, उनको दूसरे की ड्रेस सुंदर लगती है बहुत ज़्यादा, खुद की कम लगती है, कैसे भी हो। ठीक है, तो ये इसका हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। डायरेक्ट स्पीच तो गिवन ही है, निशा ने डायरेक्ट मोनिका को बोला तो डायरेक्ट स्पीच है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या कहा था। निशा एक्सप्लेन्ड दैट मोनिका वॉज वीयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये पास्ट हो चुका है, जब निशा ने मोनिका को बोला था उस टाइम प्रेजेंट था, आप वहाँ पे साइड में खड़े होकर सुन रहे थे उनकी बातचीत, अब आप मेरे सामने उसकी चुगली कर रहे हो, यही तो नरेशन होता है। जो बात दो लोगों के बीच हुई थी प्रेजेंट में उस समय, उसका अब आप वर्णन कर रहे हो, यही नरेशन होता है। और जो दो लोग आपस में बात कर रहे थे वो डायरेक्ट स्पीच है, और आप उनकी बात सुन रहे थे, आप उनकी बात में डायरेक्ट, उनकी कन्वर्सेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, तो आप जो मुझे बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि आप वहाँ पे इनडायरेक्ट पर्सन हो, आप वहाँ पे डायरेक्ट शामिल नहीं हो उनकी बातचीत में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18 और 19, ये यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके PQRS जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मली, या PQRS तो क्योंकि PQRS की होम में नॉर्मली एग्जाम में मिलता है हर एग्जाम में, नहीं तो ये क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल लो, प्रेजेंबल्ड सेंटेंसेज बोल लो। ठीक है, इस टाइप से आपको देखना है। तो क्या होगा, ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्ना हजारे एक गांधीयन राइट्स एक्टिविटिस्ट, एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, had started demanding the passing of the bill। चलो 18 नंबर जो है वो आपको देखना है, एस से स्टार्ट होगा। अन्ना हजारे ये सब्जेक्ट आपका है, अन्ना हजारे के बारे में बताया गया है, ये चीज अन्ना हजारे के बारे में बताया गया है। सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। अन्ना हजारे एक पर्सन का नाम है, नाउन है। ठीक है, ये आपका सब एस से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपको वर्ब चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए आपको, वर्ब चाहिए। वर्ब चाहिए तो भाई यहाँ पे देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एस के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, SPRQ एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली डिमांडिंग द पासिंग ऑफ द बिल। ठीक है, तो उन्होंने एक फास्ट रखा, भाई मैं फास्ट रखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता, अगर मेरे बिल पास नहीं हुआ, लोकपाल वाला बिल तो पास नहीं हुआ, काफी लोग वहां पे राजनीति में आ गए। ठीक है, आप पार्टी बन गई उसके बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। देखो जब भी आप ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस करो तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से पढ़ना है, ऑप्शंस को देख लेना है या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो कि किससे स्टार्ट होगा। देखो भाई, स्टार्ट होने के लिए हमें सबसे पहले सभी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए, नॉर्मली ये देख लो। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बाकी आप देखोगे इन तो प्रीपोजिशन है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता। एज यहाँ पे आपका कंजक्शन मिलेगा एज इट नॉर्मली, तो वो भी स्टार्ट नहीं होगा। चेंजेस जो है वो आपका क्या मिलेगा, ये तो वर्ब है, ये भी स्टार्ट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये आपका सब्जेक्ट है, तो आर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं, ए और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया है, दो ऑप्शन तो हट गए हैं, दो ही बच गए हैं, तो आर से स्टार्ट करो जरा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द कंडीशन इन विच, देखो
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द कंडीशन इन विच, भाई कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर, इन विच, तो आर के बाद क्यों होगा, आर के बाद क्यों होगा ये पता लग गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई। लास्ट तक आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, नॉर्मली आपको ये जो आप अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस करोगे आपको पहला पता लग जाए। हमारा 2 आर से स्टार्ट है तो भाई थोड़ा कंफ्यूजन ये रहेगा कि बी होगा या डी होगा, तो आप आर के बाद देख लो कौन सा होगा, उससे पता लग जाएगा। अगर कई बार ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि पता ही नहीं लगता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी दो पार्ट देख लो कौन से एक साथ आ रहे हैं, वो चेक कर लो, उससे पता लग जाएगा। या लास्ट में कौन सा है, उससे कई बार ऐसा हो जाता है लास्ट वाले का पता लग जाता है कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, उससे पता लग जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से जल्दी हो पाते हैं, ठीक है, तो आराम से इनको करना है आपको। नेक्स्ट आपका है आई एम नॉट फिलिंग द ब्लैंक ए वेज अर्नर, आई एम फिलिंग द ब्लैंक सेल्फ एम्प्लॉयड मैन। मैं एक वेज अर्नर नहीं हूँ। वेज अर्नर क्या होता है, ये वेज क्या होता है, ये वेज वो खाने वाला वेज नहीं है, वेज या नॉन वेज की बात नहीं हो रही, वो तो VEG होता है। WAG जो वेज होता है वो आपका ये जो वेज है, ये जो वेज है WAGE, ये आप देखोगे यहाँ पे ये मजदूरी की बात हो रही है, दिहाड़ी की बात हो रही है, मतलब जो डेली इनकम मिलती है किसी भी पर्सन को, मतलब जो सैलरीड पर्सन है उसकी बात हो रही है। तो वेज अर्नर, मैं एक वेज अर्नर नहीं हूँ, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड मैन हूँ। आई एम नॉट ए वेज अर्नर, आई एम ए सेल्फ एम्प्लॉयड मैन। तो दोनों में आर्टिकल ए यूज होगा। ये क्या है, दोनों आपके कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन CN का मतलब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जब भी सिंगुलर होता है तो कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ता है। डेफिनाइट इनको किया नहीं गया है, इनके बाद कुछ लिखा नहीं तो आर्टिकल दा नहीं लगेगा। और साउंड बेस पे अगर उस वर्ड को बोल के देखा, वेज, वेज से स्टार्ट हुआ है, वे क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन है तो आर्टिकल ए लगता है, ठीक है। ऐसे ही सेल्फ में से स्टार्ट हुआ है, से क्या आपका व्यंजन, व्यंजन ध्वनि आती है वर्ड को बोलने में तो आपका आर्टिकल ए यूज होता है, ये मैंने आपको बता ही रखा है, तो ये आप कर पाओगे। अब बारी है हमारे रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसको आप पैसेज बोल सकते हो, अनसीन पैसेज जिसको हम बोल देते हैं। तो पैसेज कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पैसेज डिफ़िकल्ट नहीं है। और हर एक जो मॉक टेस्ट हुआ है इंग्लिश वाले सेक्शन, उसकी PDF मैंने आपको ज़रूर दी है साथ साथ, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो तो देखते ही हो, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। इफ़ इंडिया टेक्स अप द डॉक्ट्राइन ऑफ स्वॉर्ड शी में गेन टेम्प्रोरी विक्ट्री। क्या बोल रहा है, अगर इंडिया जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ स्वॉर्ड, तलवार के दम पर अगर काम करता तो उसको क्या मिलता, टेम्प्रेरी विक्ट्री मिलती। अगर इंडिया मारकाट करता, तलवार के दम पे काम करता तो उसको टेम्परेरी विक्ट्री मिलती। देन इंडिया विल कीज टू बी द प्राइड ऑफ माई हार्ट। कीज का मतलब होता है स्टॉप, अच्छा वर्ड है वोकैब के लिए, जो वोकैब में आता रहता है। कीज मीन्स स्टॉप। तो क्या बोल रहा है, इंडिया जो है वो मेरे दिल के अंदर उसको सम्मान नहीं मिल पाता, ठीक है, अगर वो तलवार की भाषा से काम करता, लड़ाई करता, मारकाट करता। आई एम वेडिड टू इंडिया बिकॉज आई ओ माई ऑल टू इंडिया। वेडिड का मतलब मैं इंडिया से जुड़ गया हूँ। वैसे वेडिंग का मतलब शादी करना होता है, लेकिन इंडिया से शादी थोड़ी करेगा कोई इंसान। वो तो बता रहा है कि मैं इंडिया से जुड़ा हूँ क्योंकि आई ओ माई ऑल टू इंडिया, कि मैंने सब कुछ इंडिया को ऐसे अर्पित कर दिया है। आई बिलीव एब्सोल्युटली दैट सी हैज ए मिशन फॉर ऑल द वर्ल्ड। ये क्या बोल रहा है कि मैं एब्सोल्युटली बिलीव करता हूँ कि उसके पास, ये सी किसके लिए आया है, इंडिया के लिए। इंडिया के लिए सी यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया जो है उसको फीमेल टाइप से मान लेना, सी हैज ए मिशन फॉर ऑल, पूरे वर्ल्ड के लिए उसके पास एक मिशन है इंडिया के पास। सी इज नॉट टू कॉपी यूरोप ब्लाइंडली। वो बिल्कुल ब्लाइंडली जो है यूरोप को कॉपी नहीं करता है, ठीक है। इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ द स्वॉर्ड विल बी द आवर ऑफ माई ट्रायल, ठीक है। चलो, आवर ऑफ माई ट्रायल जो है इसका आगे क्वेश्चन में पता लगेगा आपको। ये एक अच्छा फ्रेज टाइप में है, ये आपको पता लगेगा। आई होप आई शैल नॉट बी फाउंड वांटिंग, माई रिलीजन हैज़ नो जोग्राफिकल लिमिट्स, इफ आई हैव ए लिविंग फेथ इन इट इट विल transcend my love for India herself. My life is dedicated to the service of India through the religion of non-violence, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा यहाँ पे पैसेज टाइप में है। इसको देखो जरा, इसको आगे क्वेश्चंस को देखोगे तो काफ़ी इजी हैं। इंडिया विल कीज टू बी प्राइड ऑफ द राइटर्स हर्ट व्हेन, क्या बोल क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है ना
इंडिया जो राइटर है जिसने लिखा है ये पैसेज, उसके हार्ट में जगह नहीं बना पाता, उसके हार्ट से वो, उसके हार्ट में जो सम्मानजनक जगह है वो नहीं बना पाता, वो रुक जाती है वो जगह, मतलब वो नहीं बना पाता उस जगह को। कब? अगर इंडिया फॉलो करता पाथ ऑफ वॉयलेंस। क्या फॉलो करता? पाथ ऑफ वॉयलेंस अगर फॉलो करता, इंडिया अगर पाथ ऑफ वॉयलेंस फॉलो करता तो राइटर का जो हार्ट है ना, राइटर का दिल जो है उसमें जगह नहीं बना पाता, तो पाथ ऑफ वॉयलेंस हो जाएगा आपका। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जरा, सी इसका आंसर हो गया, पहली बात तो ये। दूसरा, दूसरा देखो, रिलीजन हैज नो जोग्राफिकल लिमिट्स व्हेन। भाई कोई भी रिलीजन जो है ना, उसकी जोग्राफिकल लिमिट कब नहीं रहती? जब बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। किसी धर्म को अगर बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं तो उसकी कोई जोग्राफिकल लिमिट नहीं है। जोग्राफिकल लिमिट का मतलब वो किसी एक देश में सीमित नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। तो मैनी पीपल फॉलो इट, जब बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं किसी भी रिलीजन को, तो उसकी कोई जोग्राफिकल लिमिट नहीं रहती। जोग्राफिकल वर्ड आपके स्पेलिंग एरर में आ सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन आवर ऑफ ट्रायल इन द पैसेज गिवन अबव मीन्स द टाइम। आवर ऑफ ट्रायल का मतलब क्या होता है? देखो, आवर ऑफ ट्रायल का मतलब ये होता है, जो पैसेज के अंदर दिया गया है, ऐसा कौन सा टाइम होता है? ये ऐसा टाइम जहाँ पे खुद के प्रिंसिपल्स की टेस्टिंग होती है, खुद के जो सिद्धांत होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है कि आप के सिद्धांत कैसे हैं, आप कितने उन पे खरे उतरते हो अपने सिद्धांतों पे, कितना उनको फॉलो करते हो, कितने अच्छे तरीके से अपने सिद्धांतों को, कितने अपने पैर जमाए रखते हो अपने सिद्धांतों के साथ, कितने आप अडिग रहते हो अपने सिद्धांतों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, इसकी बात हो रही है। आवर ऑफ ट्रायल, परीक्षा की घड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? परीक्षा की घड़ी। मतलब जब आपकी परीक्षा ली जा रही है, ठीक है, आपका लाइफ, जीवन आपकी परीक्षा ले रहा है, इस टाइप से कुछ है ये, ठीक है। अच्छा फ्रेज है ये। द एक्सप्रेशन डॉक्ट्राइन ऑफ स्वॉर्ड मीन, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है कि आप वोलेंट तरीके से आप विश्वास करते हो, वोलेंट मेथड्स के अंदर, मार्क आर्ट में हिंसा के अंदर आप विश्वास रखते हो, तो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ स्वॉर्ड बोलते हैं। कि आपका विश्वास किसके अंदर है? जो वोलेंट मेथड्स हैं, जो हिंसा फैलाने वाले, मारकाट करने वाले, तलवार के सहारे के साथ आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उसकी बात हो रही है डॉक्ट्राइन ऑफ द स्वॉर्ड। तो काफ़ी अच्छे फ्रेज थे दोनों, आवर ऑफ ट्रायल भी और डॉक्ट्राइन ऑफ स्वॉर्ड भी। ऐसे ऐसे फ्रेज होंगे जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपकी रीजनिंग काम करेगी, आपका लॉजिक्स काम करेंगे, आपकी सेंस काम करेंगे, आपके बेसिक कंसेप्ट काम करेंगे, आपकी प्रैक्टिस काम करेगी। हर बार एज इट इज आपको पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा, जैसे पैसेज में ऊपर लिखा हुआ है, हाँ नीचे ऊपर देख के आंसर बना दिया ऑब्जेक्ट, ऐसे इतना आसान भी नहीं मिलेगा। इतना आसान आएगा तो आपको नुकसान ही है कि वो हर कोई कर देगा, हर कोई कर देगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो पेपर का लेवल भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने मेहनत की है दिन रात उनको ही बेनिफिट मिले, ऐसे ही किसी को बेनिफिट ना मिल जाए। तो ये भी जरूरी है, पेपर का लेवल अच्छा होना जरूरी है। और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ये आपका जो 16 नंबर आपका जो पेपर हुआ था, उसका इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन मैंने, डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। ऐसे ही 17 नंबर जो आपका टेस्ट हुआ था, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा अगली वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, आखिरी समय में रिवाइज करते रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। आखिरी समय में आपको प्रेशर में नहीं आना है, किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपना बेस्ट करना है, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने यही तो बोला कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म अपना पूरी ईमानदारी से करो, फल आपको जरूर मिलेगा। लेट जरूर हुआ है लेकिन मिलेगा जरूर। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।